Hello, good morning students. Welcome back. Today for study for हिंदी भाषा. अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आपको हिंदी भाषा के बारे में बताया गया था. आज भी हम लोग हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे. हिंदी भाषा. हिंदी भाषा जो है एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत तीन उपव्यवस्थाएं आती हैं. पहली उपव्यवस्था है ध्वनि उपव्यवस्था. ध्वनि उपव्यवस्था. दूसरी उपव्यवस्था है शब्द उपव्यवस्था और तीसरी उपव्यवस्था है वाक्य उपव्यवस्था. अगर हम इनको यहां पर लिखें तो पहली व्यवस्था है उपव्यवस्था है ध्वनि. दूसरी है शब्द उपव्यवस्था और तीसरी है वाक्य उपव्यवस्था. ध्वनि को ध्वनि उपव्यवस्था भी कहा जाता है और वर्ण भी उपव्यवस्था भी कहा जा सकता है. तो ध्वनि या वर्ण इसको हम ले सकते हैं. ध्वनि या वर्ण, शब्द और वाक्य. भाषा के यही जो हैं तीन उपव्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं. ध्वनि, शब्द और वाक्य ये किसी भी भाषा के भाषिक तत्व कहलाते हैं. ध्वनि को अगर हम चाहें तो इसको वर्ण विचार लिख सकते हैं. वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार. तो यहां पर हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है. क्या? पहला वर्ण विचार, ध्वनि के संबंध में विचार करना है. दूसरा शब्द विचार, शब्द के संबंध में हमें विचार करना है. और तीसरा वाक्य, वाक्य के संबंध में विचार करना है. हिंदी वर्ण विचार क्या होता है? ध्वनि ध्वनि जो है हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं. या आप कह सकते हैं हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 52. या ध्वनि कितनी है? 52. 52 ध्वनि है. और ये वर्ण जो है या ध्वनि जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है. वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई माना जाता है. सबसे छोटी इकाई होती है. और ध्वनि सामान्यतः उच्चरित होती है. उच्चरित का मतलब उच्चारण करना या प्रोनाउंसिएशन करना. तो ध्वनि जो है वो क्या है? उच्चरित होती है. अगर आप स्कूल में आप देखते हैं कि बैल को रिंग किया जाता है तो बैल से भी ध्वनि निकलती है. ध्वनि में उच्चारण होता है. लेकिन यहां पर जो ध्वनि में उच्चारण होता है, इस ध्वनि में उच्चारण तो होता ही है, लेकिन इस ध्वनि में उच्चारण के साथ लिखित रूप भी मौजूद होता है. उच्चारण भी होता है और लिखित रूप भी मौजूद होता है. जब तो वर्ण क्या है? ध्वनि उच्चरित रूप है और वर्ण क्या है? उच्चरित और लिखित रूप. तो वर्ण क्या है? उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक वर्ण कहलाते हैं. अब सवाल क्या आता है? लिपि का. लिपि इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं. स्क्रिप्ट हिंदी में लिपि. लिपि क्या है? कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है. ये जो ध्वनियां जो दी गई हैं, जो ध्वनि उच्चरित होती हैं, जो ध्वनि उच्चरित हो रही हैं, उनको अंकित करने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं और उन चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं. हिंदी भाषा
अगर बात करते हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी। जब हम ध्वनि या वर्ण उच्चार करते हैं, दो विभिन्न प्रकार की दो ध्वनियां उच्चारित हो सकती हैं, लेकिन उनमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। उच्चारित होती हैं लेकिन उनमें कोई अर्थ नहीं होता है। पृथक पृथक ध्वनि से कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक कुछ ध्वनियों के मेल से कोई शब्द न बन जाए। अलग अलग ध्वनियों से कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ कब निकलता है? जब कुछ ध्वनियों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, तो अर्थ जो है व्यक्त होता है। इसी तरीके से दूसरी उपव्यवस्था आपकी शब्द विचार है। भिन्न भिन्न शब्द या पृथक पृथक शब्द, जरूरी नहीं है कि पृथक पृथक शब्दों से हमारा आशय पूरी तरह प्रकट हो जाए। जैसे मैं जाता हूं, तो उसके लिए केवल ये कह दिया जाए मैं, ये एक शब्द है, या ये कह दिया जाए जाता, तो ये भी एक शब्द है, या ये कह दिया जाए हूं। कोई व्यक्ति अगर ये कहे जाता, केवल इतना ही बोलते जाता, तो इससे हमें उसके शब्द से अर्थ का पता नहीं चलता। तो इस व्यवस्था को, उपव्यवस्था को बनाने के लिए वाक्य विचार आता है। तीसरी व्यवस्था वाक्य विचार आती है। और जब वाक्य विचार आता है, अनेक शब्दों को मिलाकर जब हम वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं और जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो वाक्य विचार कहलाता है। तो आपका लिपि हो गया। लिपि निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सबसे पहले जो बात की गई थी वो यहां पर ध्वनि या वर्ण, और ये वर्ण कितने होते हैं? 52 या 52। अब आता है व्यवस्था आपकी आती है वर्णमाला। ये वर्ण है जिसको ध्वनि भी कहा जाता है, वर्णमाला। और जब इस वर्णों को एक निश्चित अंतराल से लिखा जाता है, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनि अथवा चिन्ह होते हैं। देखिए, वर्णमाला पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में अक्सर लोगों से यहीं पर गलतियां होती हैं। भले ही आपने ग्रेजुएशन के लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन वर्णमाला पर जब विचार किया जाता है, उस समय ये प्रतीत होता है कि वहां पर कहीं ना कहीं आपको भूलवश, अज्ञानतावश सिखाया नहीं गया है। वर्णमाला जो है वो एक वर्णों का व्यवस्थित समूह। लिख लेते हैं तो क्लियर रहेगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? और प्रत्येक वर्ण के लिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये अ हिस्सा है अ, तो वह हिस्सा इसका क्या है कि प्रत्येक वर्ण के लिए वर्णमाला में निश्चित ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ण के लिए वर्णमाला में निश्चित ध्वनि होती है। ऐसा नहीं है कि वर्ण अलग अलग हो और ध्वनि एक हो, ऐसा कभी नहीं होता है।
तो बड़ वाला में कितने बड़ हैं? बड़ वाला में 52 बड़ा। ये आपको पिछली बार जब मैं आपको पढ़ा रहा था, पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया है कि 52 बड़ होते हैं। बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता है, कोई 48 कहता है, कोई 49 कहता है, कोई 51 कहता है, कोई 50 कहता है। और इस वर्णमाला में का वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो पहले आता है स्वर, इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, स्वर, और दूसरा है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। लेकिन यहां आज हम लोग केवल स्वर की ही बात करेंगे। स्वर की बात करनी है हिंदी वर्णमाला में। सामान्यतः जो आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। अगर इनका योग करते हैं तो इनका योग जो है कितना आता है? 9 3 12 12 3 1 4 और 1 5, 52 आता है। बिल्कुल सही बताया गया है कि स्वर जो होते हैं सामान्यतः, अगर आपको छोटी क्लास में है, आप फर्स्ट से फिफ्थ में है या 6 7 8 में है, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 39 होते हैं। स्वर 13 कौन कौन से हैं? तो उसको बच्चा बड़ा जल्दी से बताता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ। यही स्वर होते हैं 13। लेकिन यहां पर जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये, हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। तो फिर अभी आप कहेंगे कि आप तो अभी 13 बता रहे थे, आप फर्स्ट से फिफ्थ के लिए और 6 7 8 के लिए आपने कहा 13 स्वर होते हैं। हाँ ठीक है, उनके लिए बताया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इतना विस्तृत रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहां पर वास्तव में हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और वो 11 स्वर कौन से हैं? तो देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ से अमरूद, आ से बड़ा आम, ई इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊल, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से और। ये अब इनकी गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11 स्वर हुए। स्वर हुए 11, आपको पढ़ाए जा रहे हैं 13। तो वो जो दो शब्द हैं, जो दो वर्ण हैं, जो दो वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं? वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अंग और आहार, दो वर्ण। पहला वर्ण है अंग और दूसरा वर्ण है आहार। अंग के अंगूर, आहार खा लेंगे। ये अंग जो है ये अनुस्वार होता है। अनुस्वार
और आहा जो होता है विसर्ग होता है, विसर्ग होता है, आहा विसर्ग। ये स्वर के साथ होते हैं, 11 के साथ ही इन्हें बोला जाता है। अ आ ए उ ए ऋषि ए ओ अं आहा साथ ही बोलते हैं, लेकिन ये अनुस्वार होते हैं। या 13वां होता है विसर्ग। इन्हीं दोनों को संस्कृत में अयोगवाह भी बोलते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह भी बोला जाता है संस्कृत में, अयोगवाह भी बोलते हैं। जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें इनको अयोगवाह बोला जाता है। ये अनुस्वार और विसर्ग जो है, ये स्वर, अभी आपको बताया गया स्वर 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? 39। इन स्वर और व्यंजन के बीच की जो वर्ण है, जो ना स्वर में है और ना व्यंजन में है, वो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं या अयोगवाह होते हैं। तो ये 11 जो है स्वर हैं, अ आ इ उ री ए ओ ये स्वर। इसके बाद 2 ये आगे अंग आहा, जो ना तो स्वर में है और ना व्यंजन में, अंग आहा। और इसके बाद फिर आकर व्यंजन जो है शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसमें भी एक और अपवाद भी आता है, वो अपवाद भी बताना जरूरी है आपको। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि हाउ मेनी वॉवेल्स, बच्चा बताता है कि वॉवेल्स जो हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो वहां पर वॉवेल्स 5 नहीं रह जाते हैं, वहां पर 6 हो जाते हैं, ए ई आई ओ यू एंड वाई। ठीक इसी तरीके से यहां स्वर आपको जो है 11 पढ़ाएंगे, 11 स्वर होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और इनके साथ जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है अनुस्वार और विसर्ग, जिनको संस्कृत में अयोगवाह बोलते हैं, अगर इनको जोड़ देते हैं तो 13 हो जाते हैं। लेकिन इस बार में 11 के बाद एक और स्वर आता है और वो स्वर होता है 11 यहां पर हो गए और वो होता है अ। बोलिए अ अ। ये आ गया। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब फिर एक कंफ्यूजन हो गया कि अभी सर ने बताया 13 होते हैं सर, उसके बाद सर ने बताया कि 11 होते हैं। 2 स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी जो होती है अयोगवाह, जिन्हें संस्कृत में अयोगवाह बोलते हैं, वो होते हैं। अब सर ने एक और नई व्यथा बता दी कि 11 नहीं होते हैं, फिर 14 12 होते हैं। और ये भी एक वर्ड है, बर्ण है ये, और जिसको हम हिंदी में इस्तेमाल भी करते हैं, आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये और है, और देखा होगा आपने लिखते हुए, मैं बताऊंगा अभी आपको, ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ है। लिया हुआ है और अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जब ये अंग्रेजी भाषा का है तो इसको यहां हिंदी में नहीं लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी स्वर में इसको लिखते नहीं है, खूब समझ लीजिए, हिंदी स्वर में इसको लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, उनमें इनका उपयोग होता है। वो शब्द कौन से हैं? देखिए,
डॉक्टर, ये अ, डॉक्टर। क्लियर? ऑफिस, ऑफिस इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। कॉलेज, प्रॉक्टर, प्रॉक्टर, ये वर्ड है, इंग्लिश के शब्द हैं। डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, प्रॉक्टर, इनमें आ का उपयोग करते हैं। और ये आ चूंकि इंग्लिश का है, लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग किया गया है। ये आ और ओ के बीच का होता है, इसलिए इसको अ लिखा जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि हिंदी के जो स्वर होते हैं वो 13 नहीं होते, 11 होते हैं। 2 अयोगवा, संस्कृत में अयोगवा बोलते हैं, वो होते हैं। और एक उसमें अंग्रेजी का भी स्वर इस्तेमाल अ किया जाता है, जो अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में इस्तेमाल होता है अ का। इस तरीके से ये आज हमारा वर्णमाला में स्वर के विषय में विचार किया गया। इसके आगे का आपको अगले अंक में बताएंगे। धन्यवाद।